करते हैं खूबसूरती के हवाले से और बात करेंगे दांतों की खूबसूरती के हवाले से, क्योंकि किसी भी चीज़ का अगर हम इजहार करते हैं तो अपने एक्सप्रेशन से करते हैं, अपनी स्माइल से करते हैं। अगर हम खुश हैं, दुखी हैं, तो हमारे एक्सप्रेशन या जो स्माइल होती है वो ज़्यादा हमारी पर्सनालिटी को इन्हेंस कर रही होती है, हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस कर रही होती है। इस हवाले से जानते हैं कि बहुत सारे लोग बचपन में जिनके दांत टेढ़े होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं जिनके दांत ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, वो टेढ़े क्यों होते हैं, इस हवाले से जानते हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं, अभी जो गोश्त का सीज़न गुजरा है उसमें जैसे ही खाना सामने है ढेर सारी जो टूथपिक्स हैं वो लाजमी मौजूद होंगी, उसके बगैर वो खाना नहीं खा सकते। अगर खाना खा लिए तो फिर हम अपने दांत में से कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं कि कोई ना कोई बोटी या ज़रा निकल आएगा। इस हवाले से जानेंगे वो लोग क्या कर सकते हैं और स्टार्टिंग में जो बच्चे हैं उनके दांत हम कैसे ठीक कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इमरान ज़िया साहब, जो कि डेंटल सर्जन हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे अस्सलाम। हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली। थैंक यू। सेकेंडली सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, बचपन से ही बहुत सारे बच्चों के जब दांत बड़े हो, मतलब दूध के दांत गिरने के बाद जब नए दांत आ रहे होते हैं तो उनके दांतों में गैप होता है, टेढ़े दांत होते हैं, इसकी रीज़न क्या है? बिल्कुल। जो दूध के दांत है ना, वो कुदरत पैदा करती है, वो काम करते हैं स्पेस मेंटेनर का। अच्छा। यानी कि वो स्पेस मेंटेन करते हैं अपकमिंग परमानेंट दांतों के लिए। यानी कि दूध के दांत जब गिरेंगे, उनकी जगह जब परमानेंट दांत आएंगे तो अपनी जगह पे आएंगे। उसके लिए पहले दूध का दांत होता है, वो गिरता है तो उसकी जगह पे वो परमानेंट दांत आता है। अगर दूध के दांत किसी भी वजह से टेढ़े हों या वक्त से पहले निकालने पड़ें या वालिदैन अपनी सुस्ती या गलती की बुनियाद पे उसको इतना ख़राब करते हैं कि निकालना पड़े, तो फिर स्पेस खुली हो जाती है। फिर दांत, परमानेंट दांत अपनी मर्ज़ी से जहाँ जगह मिले उन्हें निकल आते हैं। दांत टेढ़े होने का सबब ये है। एक और बड़ी वजह ये है, बल्कि यूँ कहें कि दूध के दांतों के टेढ़े होने की वजह ये है कि हम जो पैदा होते ही बॉटल फीडर पे लगा देते हैं। ये इंतहाई ख़तरनाक है। जब बच्चा फीडर को सक करता है तो उसका तालु उस फीडर के बॉटल की निपल की साथ चिपक जाता है और वो तंग होकर वही शेप ले लेता है। जब तंग होगा तो दांत तो दूध के हैं, जो तकरीबन 20 होते हैं, जो दूध के दांत होते हैं 6 साल की उम्र तक जो आ जाते हैं, उन 20 दांतों के लिए जगह कम होती है, वो दूध के दांत फिर टेढ़े मेढ़े होते हैं। सब्सिक्वेंटली फिर परमानेंट दांत भी टेढ़े हो जाते हैं। इसके अलावा जो बच्चे या इवन बड़े अंगूठा चूसने के आदी होते हैं, थम्स अगर बच्चों में ये रेशो ज़्यादा है, उसमें भी जो अंगूठा है वो उसी फीडर के निपल का काम करता है और तालु को तंग कर देता है, जबड़े को छोटा कर देता है, जिसकी वजह से दांतों में क्राउडिंग हो जाती है, आगे पीछे हो जाते हैं। ये दांतों के टेढ़े होने की बड़ी वजह हैं दो। तीसरे नंबर पे आ जाता है जेनेटिक फैक्टर भी आता है। ऑल्दो कि इसकी जो शरह है वो कम है कि अगर माँ बाप के या मैटरनल या पैटर्नल साइड से किसी के दांत टेढ़े हैं तो अगली नस्ल में बच्चों में मुंतकिल होता है, लेकिन इसकी जो रेशो है कुछ थोड़ी है। अच्छा, बहुत सारे लोग अगर स्टार्टिंग में ही जब बच्चों के दूध के दांत गिर जाते हैं या फिर दूध के दांत अगर टेढ़े आ रहे होते हैं, तभी अगर डॉक्टर से रब्ता करना शुरू करते हैं बच्चों के दांतों के मामले में, तो उनके दांत जो हैं वो सही तरह से आ सकते हैं, नॉर्मली अच्छे खूबसूरत दांत। ऑब्वियसली हम कुछ डिवाइसेस लगा देते हैं उनके ऊपर भी, कुछ हम पे अच्छा। ब्रेसेस लगा सकते हैं, कोई रिटेनर लगा सकते हैं टेम्परेरीली, ताकि जो दूध के दांत हैं वो एटलीस्ट अपनी जगह पे सही रहें। लेकिन बेहतर यही है कि इन तमाम फैक्टर से अवॉइड किया जाए जिससे ये दूध के दांत टेढ़े होते लेकिन हैं। बच्चे जो हैं वो ऑब्वियसली उन्होंने बोतल में दूध पीना ही पीना है, उसको इस्तेमाल करना ही करना है, तो उसका इस्तेमाल कितनी उम्र तक हमें बंद कर देना चाहिए ताकि उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो दांतों के हवाले से? पहले तो ये मिथ दूर करें कि बच्चों ने फीडर पीना ही पीना है। क्यों पीना है? मदर फीड पर हैं। अगर किसी वजह से मदर फीड पे नहीं आ सकते तो उन्हें बॉटल फीड देना लाजमी है, तो लिमिटेड अमाउंट के लिए दें। वो हर वक्त उसके मुँह में ख़ास तौर पर रास होते वक्त जिसमें कि ड्यूरेशन लंबी होती है, फीडर मुँह में रख के सोने की आदत को गलत है, इसको ख़त्म करें। सेकंड ये कि अगर दूध पीना ही है तो आप उसको एक वो जो ट्रेनिंग कप में या कप में भी दे सकते हैं, स्ट्रॉ से भी दे सकते हैं। दूध दें कि फीडर के थ्रू दें। यानी कि वो चीज़ जो हमारे माशरे में एक रवायती बन गई है कि जब बच्चा पैदा होता है, हैबिचुअल ज़्यादा हो गया हमें हाँ, इस चीज़ के ना। बच्चा पैदा होता है उसके जो कपड़ों के किट के साथ एक फीडर की किट भी आ रही होती है। और हर तरह के फीडर्स है ना, हम बिल्कुल कर हर रहे होते हैं, तरह की मैचिंग कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, अब देखते हैं बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर दांत टेढ़े हो रहे हैं तो कैल्शियम की कमी है, इसकी वजह से हो रहे हैं, विटामिन डी की कमी है, इस वजह से दांत टेढ़े हो रहे हैं, तो तभी खुद से ही जो विटामिन जो है ना वो खिलाना शुरू कर देते हैं। और आपने देखा होगा कि विटामिन सी की चूसने वाली गोलियाँ आती हैं, वो घरों में मौजूद होती हैं कि इससे दांत जो हैं वो सही होना शुरू हो जाएंगे, उस बारे में बताएं। पहली बात तो कि विटामिन सप्लीमेंट है, दवाई नहीं है। और दूसरी बात, विटामिन बचाव है, इलाज नहीं है। अब विटामिन डी और कैल्शियम दांतों की और जबड़े की हड्डी के लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप इनके टेस्ट करवा के इनके लेवल का पता करवा सकते हैं। और अगर लेवल कम हो तो इनका सप्लीमेंट्स दें, लेवल मुनासिब हो तो फिर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि
ज़्यादा जो विटामिन देना भी टॉक्सिसिटी होता है। ऑब्वियसली अगर आप किसी भी चीज़ का एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके स्टोन्स जो हैं उसके बनने बिल्कुल, का खदशा होता है। कैल्शियम से स्टोन बनते हैं। विटामिन डी अगर ज़्यादा हो जाए, फॉर एग्जांपल 100 से उसकी वैल्यू ज़्यादा आ जाए, तो विटामिन डी टॉक्सिसिटी होती है, जो कि एक अलहदा फैक्टर है। फिर उसको मैनेज करने के लिए हमें और उसके सप्लीमेंट्स देने पड़ते हैं। बिल्कुल इस तरह से। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं जिनके दांत टेढ़े हो जाते हैं, वो बड़ी मैंने कहा जैसे कि अडल्ट एज में आ गए हैं, तो जब भी वो कुछ खा रहे होते हैं ना उनके दांतों में फंस जाता है। कुछ दांतों से निकल आते हैं, कुछ दांतों से नहीं निकल पाते हैं, तो उसकी वजह से उनके जो ज़र्रे मुंह में रह जाते हैं उससे बदबू पैदा होना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले तो हम आते हैं टूथपिक की तरफ कि वो क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्यों ज़रूरत पेश आती है, उसके बाद बगैर गुजारा नहीं है, हालांकि उससे भी ज़र्रे नहीं प्रॉपरली निकलते हैं। बिल्कुल, मैं बताऊं कि टूथपिक को जितना हम डेंटिस्ट डिस्करेज करते हैं ना, अगर टूथपिक बनाने वाली कंपनीज हमें हमारी नज़रिया सुन ले तो वो शायद हम पे ही वो मुकदमे करते हैं। हर दो दांतों के बीच में कुदरत ने कॉर्टिकल बोन, पतली सी बोन की तय होती है। जब वो किसी भी वजह से बोन की तय कम होती है, जो कि आपको मैं बताऊंगा क्यों होती है भी, तो उसमें फिर रह के खाना फंसता है। अब लोग उसका क्विक, इंसान हमेशा सहल पसंद है, आसानी पसंद करता है। टूथपिक देखा, कोई विजिटिंग कार्ड पड़ा वो देखा, या अपने नेल से खाना वो जो फंसा हुआ निकालने की कोशिश करते हैं। उससे क्या होता है कि वो जो कॉर्टिकल बोन जिसका हमने जिक्र किया है, जो हर दो दांतों के बीच में है, वो खाना तो निकाल देती है लेकिन साथ वो बोन को भी डैमेज करती है। रिपीटेड यूज़, लगातार और मुसलसल जो यूज़ है टूथपिक का, वो उसको बोन को ख़त्म करता जाता है। वो खाना तो निकाल देता है, बोन भी निकाल देता है। फिर नेक्स्ट कुछ महीनों बाद ज़्यादा खाना फंसता है, तो जब ज़्यादा खाना फंसता है फिर आप मज़ीद टूथपिक का यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोग धागे का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, धागे को डबल करके करके और बाकायदा उसके साथ ब्लड लग रहा होता है। मैंने बहुत सारे लोगों को ये देखा बिल्कुल है। ठीक है आप कह रहे हैं। अच्छा, धागे का इस्तेमाल अगर डेंटल फ्लॉस की शक्ल में किया जाए तो वो नुकसानदेह नहीं, फ़ायदेमंद है, क्योंकि उससे आप दांत की हड्डी को नुकसान पहुंचने से रोक सकते हैं। लेकिन जो धागा है ना, धागा का जब बहुत तेज़ सिरा लोग गाड़ी की तरह चलाते हैं तो वो खाना तो निकाल देता है लेकिन नीचे मसूड़ा जख्मी कर देता है, और धागा कंटेमिनेटेड भी हो सकता है, जरासीम हो सकते हैं, उससे मसूड़े मज़ीद ख़राब होते हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं इंटरडेंटल गैप, दो दांतों के बीच का गैप। अब इसकी रीजंस हम देखते हैं कि गैप बनता कैसे, कि जैसे टूथपिक यूज़ करना चाहिए, करना पड़ता है, टूथपिक यूज़ नहीं करना चाहिए, फ्लॉस करनी चाहिए, टूथपिक यूज़ क्यों करना पड़ता है? कुछ होता है जेनेटिक फैक्टर्स। बहुत से पेशेंट्स के हिस्ट्री में देखा गया कि उनके दांतों में गैप होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके डेवलपमेंटल इशू होते हैं, इनके जबड़ा चौड़ा होता है, दांत कुदरती तौर पे चौड़ाई में कम होते हैं, जिसको कि हम एक नेचुरल एनोमली, एबनॉर्मलिटी कहते हैं। उनके दांतों में स्पेस होती, खाना फंसता है। तीसरा, जब दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं उनमें खाना बहुत फंसता है। चौथा, टूथपिक यूज़र में खाना बहुत फंसता है। पांचवा ये कि जब गम डिजीज़ होती हैं, गम्स आपके ख़राब हैं, ब्लीड कर रहे हैं, और आप कहते हैं कि कोई नहीं, खुद ही हुए तो खुद ही ठीक हो जाएंगे, आप अनट्रीटेड छोड़ते हैं, तो गम डिजीज़ से दांतों में गैप आता है जब मसूड़े मुसलसल सूजे रहते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग जैसे आपने कहा कि वो डेंटल फ्लॉस जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, टूथपिक का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए, तो उससे तो चलो खाना निकल जाता है, लेकिन ब्रश करने के बाद भी जब हमारे मसूड़ों में दांतों में कुछ फंसा रह जाए तो उसकी क्या रीज़न होती है? क्योंकि अगर टूथपिक जा रही है, विजिटिंग कार्ड से सारा कुछ निकल रहा है, तो फिर अगर दांत ब्रश करने के बाद भी कुछ ना कुछ मुँह में रहे तो उसके पीछे क्या रीज़न है? हमारा ब्रश ख़राब है, ये तरीका ख़राब है? ब्रश करने का तरीका ख़राब है, और उस तरह ब्रश भी आपका ख़राब हो, आपकी सही सिलेक्शन ना हो, आपको मीडियम चाहिए, आप सॉफ्ट कर रहे हैं कि जी मैं करूँगा या करूँगी तो मेरे मसूड़े से खून आएगा, तो आप सॉफ्ट ब्रश करते हैं। जो सॉफ्ट ब्रश है वो उसके ब्रिस्टल्स मुड़ जाते हैं। सॉफ्ट ब्रश हम ख़ास किस्म के मरीज़ों को देते हैं, स्कर्वी पेशेंट्स को, जिनके जिस्म में विटामिन सी की कमी होती है, उनके मसूड़े बहुत ब्लीड करते हैं, उनको हम ट्रीटमेंट के साथ साथ सॉफ्ट ब्रश इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं। लेकिन आपने बताया ना, खाना खाने के बाद भी खाना पचा रहे, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे आपकी ब्रशिंग टेक्निक सही नहीं है, और ब्रशिंग टेक्निक सही नहीं है तो आप डेंटल फ्लॉस यूज़ करें। अब तो जिद्दत आ गई, फ्लॉस से भी आगे चला गया, अब तो वाटर फ्लॉस आ गई है। अगर आपने कहा था ना वो धागा करने से खून लगता है, तो आप उस थ्रेड फ्लॉस को, आप या स्ट्रिंग फ्लॉस को रहने दें, आप वाटर फ्लॉस से, जो कि ख़ास प्रेशर से आप उसको अपने दांतों के बीच में आप वो पानी की जो एक स्ट्रीम है वो मार सकते हैं, जिससे कि सब कुछ खाना पीना निकल जाता है, और ब्रश करने के बाद जो आपने बताया कि खाना फंसने की शिकायत है, ये दूर हो सकती है। अच्छा, बहुत सारे लोग ब्रश का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, वो मंजन पे, पाउडर पे, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या दांतन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बहुत सारी हमारी पुरानी अम्माएँ जो आंटियाँ हैं, वो उनका होता है कि हमने तो कभी ब्रश इस्तेमाल ही नहीं किया, हम ऐसे ही कर रहे होते हैं। तो उनके बारे में क्या कहेंगे? उनके दांतों की कितनी हेल्दीनेस जो होती है वो बरकरार रहती है? ये ट्रेडिशनल मिथ्स हैं, इनका हकीकत से ताल्लुक़ नहीं, बल्कि ये नुकसानदेह हैं।
जहाँ तक रही दातन की बात, उस पर मैंने रिसर्च तो नहीं की हमने, लेकिन मेरा ख्याल है कि दातन को चबाने से जो एक्सट्रैक्ट जो छाल का होता है, जिस दरख्त की छाल का वो एक्सट्रैक्ट है, वो मुंह में स्टेन पैदा करता है। आपने देखा कि दातन यूज़ करने वाली ख़वातीन या मर्दों के दांत, उनके मुंह खोलें तो वो सुर्खी माइल से लेकिन नजर वो आते हैं। थोड़े टाइम के लिए रहती है, मुकम्मल नहीं रहते हैं। हाँ, तो ये मतलब जो भी एक्सटर्नल स्टेनिंग है वो नुकसानदेह हो सकता है ना हो, मेरी इस पर रिसर्च नहीं है, लेकिन बेहतर ये है कि मंजन और ये दातन की बजाय आप डेंटल फ्लॉस और टूथब्रश का इस्तेमाल करें। चारकोल पाउडर का आजकल बहुत रिवाज है, पता नहीं कौन सी लकड़ी की छाल जो है उसको पीस कर बहुत सारे लोग उसका पाउडर बना रहे हैं, उसमें काला नमक इस्तेमाल करके उससे दांत जो हैं आपके सफ़ेद हो रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ी सी काली हो जाती है। तो जैसे हम पुराने ज़माने में देगचियाँ साफ़ करते थे, बहुत सारे लोग कोयले से मांजते थे, और आजकल हम वो दांतों पे मांज रहे हैं। तो उसके बारे में बताएंगे वो कितने यूज़फुल है, कितने हार्मफुल हैं फॉर टीथ? अब मार्केट में जाएँ तो अब लिक्विड चारकोल भी आते हैं, वो सेफ़ हैं। वो किसी भी अपनी टूथपेस्ट जो आप भी रूटीन की यूज़ करें उसके ऊपर थोड़ा सा चारकोल का आप वो डाल लें, और ये हफ्ते में कोई 2 या 3 दफ़ा करें, ज़्यादा ना करें ये, क्योंकि ज़्यादा दांत ऐसे घिस सकते हैं। हाँ। पाउडर्ड चारकोल तो कतन मना है, क्योंकि वो तो जब आप उंगली के साथ करेंगे वो तो दांत की पहली लेयर को घिसा देगा। जैसे अभी आपने कहा कि बर्तन मांजते थे तो उसकी शाइन तो निकल आती थी, लेकिन बर्तन की क्लेयर भी उतरती थी एल्यूमिनियम की। इसी तरह दांत की पहली लेयर एनेमल जो कि हमें सेंसिटिविटी से बचाती है, वो अगर पाउडर्ड चारकोल उंगली से आप मलेंगे आप, तो वो फ्रिक्शनल हीट भी पैदा होगी और चारकोल दांतों के एनामल को रगड़ेगा भी, दांत तो साफ़ हो जाएंगे, बाद में ठंडा गर्म बहुत लगेगा। सही हो गया। अच्छा, सेंसिटिविटी की तरफ आता है, जैसे आपने कहा ठंडा गर्म बहुत ज़्यादा लगेगा, बहुत सारे लोगों के दांतों में सेंसिटिविटी जो है बहुत अर्ली एज से पैदा हो जाती है और बहुत सारी चीज़ों से दूर रहते हैं, गर्म से भी ठंडे से भी। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए अब अगर उनकी सेंसिटिविटी आ गई हुई है? सेंसिटिविटी की भी रीजंस होती हैं। कुछ लोग जो बहुत चबा के खाना खाते हैं, खाने में हड्डियाँ भी चबाते हैं, दांतों से अननेचुरल काम करते हैं, लेते हैं। कुछ लोग पार्सल आता है उसको भी दांतों से खोलते हैं, मुकाबले करते हैं ढक्कन खोलने के बाकायदा। बादाम तोड़ने के मुकाबले हो रहे हैं, सोडा की बोतल खोलने। उससे क्या होता है कि दांतों के एनामल को नुकसान पहुंचता है, वर्टिकल क्रैक्स पैदा होते हैं दांतों में, और जब क्रैक्स पैदा हो जाएंगे उन क्रैक्स में जब ठंडा या गर्म जाएगा तो वो आपको सेंसिटिविटी होगी। इसके अलावा कुछ लोग जो बहुत मुंह को क्लेंच करके रखते हैं, काम कर रहे हैं और मुंह सख्ती से बंद है, या रात को सोते में दांत पीसते हैं, हाँ। नाइट ग्राइंडिंग, क्लेंचिंग, ब्रक्सिज्म, ये सेंसिटिविटी की वजह है। अब इनसे बचना कैसे है? पहली बात है कि साल में 2 दफ़ा ही चलें, 1 दफ़ा कम से कम डेंटिस्ट के पास जाएं, ताकि आपके दांतों की हालत को देख के बता सकता है डेंटिस्ट कि आपको सेंसिटिविटी का ख़तरा करीब ही है या सेंसिटिविटी हो रही है। तो उसके मुताबिक पहले तो हम स्पेसिफिक टूथपेस्ट और माउथ वॉशेस हैं, अगर वो बहुत ही हल्के लेवल की सेंसिटिविटी है उससे करते हैं। सेकंड हम ये करते हैं कि दांतों के ऊपर एक प्राइमर की लेयरिंग दे देते हैं और उसको हम अल्ट्रावायलेट बीम के थ्रू एक फिक्स कर देते हैं, उससे भी सेंसिटिविटी ख़त्म हो सकती है। अगर ये हमारी अर्ली मैयर्स कामयाब ना हो और सेंसिटिविटी की ग्रेडिंग बहुत ऊपर चली जाए, फिर हम दांतों का रूट कैनाल करते हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं, दांतों को डेड करते हैं, दांत की ब्लड सप्लाई को काट देते तमाम हैं। दांतों का? नहीं, जिसमें सेंसिटिविटी हो Okay. या जिन में Okay. सेंसिटिविटी हो, उसके बाद उनकी हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने के बाद क्राउनिंग या कैपिंग कर देते हैं, उससे दांत काफ़ी सालों के लिए महफूज हो जाते हैं। सही हो गया। अच्छा, बहुत सारे लोग जैसे हमने कहा ना सेंसिटिविटी, यहाँ पर दांतों में कुछ फंसने की बात करें, बच्चे ब्रश ठीक से नहीं कर पाते हैं, एक ही साइड पर घिसते रहते हैं, एक ही साइड पर ब्रश कर रहे होते हैं, उनको एंगल का नहीं पता कि हमने दांतों के लास्ट तक जाना है, राइट पे कैसे करना है। तो उनके लिए इलेक्ट्रिक टूथब्रश जो है वो कितना अहम है, वो उनको दे देना चाहिए, वो सेफ़ टू यूज़ है? बिल्कुल, इलेक्ट्रिक टूथब्रश तो बड़ा, बल्कि मैं समझता हूँ एक बड़ी एक मुफीद एक इन्वेंशन है। उसमें ये आप यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक? मैं बिल्कुल यूज़ करता हूँ। उसमें यह है कि उसमें सेंसर्स होते हैं, अगर आप बहुत ज़ोर से दांत साफ़ कर रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं जिससे कि दांत घिसते हैं, तो उसमें बीप या अलार्म आ जाता है। आप उसको अपनी मर्ज़ी से प्रेशर सेट कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन सेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक टूथब्रश ऊपर नीचे दांतों के बीच को भी साफ़ करता है और वो दायरों की शक्ल में भी घूमता है, तो जहाँ पे मसूड़े और दांत आपस में मिल रहे होते हैं वहाँ पे प्लाक जमने का बहुत खतरा होता है। इलेक्ट्रिक टूथब्रश से वो भी खत्म होता है, बल्कि मेरा ख्याल है कि ये आम टूथब्रश की निस्बत ज़्यादा बेहतर है। तो उसकी भी कोई कैपेसिटी है, सच कुछ नंबर होता है जिसको देखकर हमें फॉलो करना चाहिए और वो बाय करना चाहिए? क्योंकि अब तो सारे, अगर कोई चीज़ आती है तो मार्केट में तो वो हर तरह की कॉपीज़ और ये वो सब अवेलेबल होता है। इसके लिए फिर कहूँगा कि डेंटिस्ट को विजिट कर लें, अगर नहीं तो यूट्यूब पे वीडियोस बहुत अच्छी पड़ी हैं। आप कोई भी ऑथेंटिकेटेड किसी डॉक्टर का जो कि आपको लगे कि क्वालिफाइड है डॉक्टर। आपका भी चैनल है ऑब्वियसली, मेरा भी चैनल आप है, भी उस पर काफ़ी वीडियोस बनाकर जितना बिल्कुल, हो सके इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं। किस नाम से है आपका चैनल? मेरा नाम है जी डॉक्टर इमरान ज़िया के नाम से, डेंटल गिल्ड डॉक्टर इमरान ज़िया।
ठीक हो गया। अब तक कितने दांतों के मसाइल के बारे में बता चुके हैं उसमें? मैं अभी तक मेरा ख्याल है 128 से 129 वीडियोस डाल चुका हूँ, जिसमें 32 दांतों के हमारे 128 मसाइल अभी बता चुके हैं आप। जी जी। असल में ऐसा है कि दांतों के मसले में हर एक लफ्ज़ पे कंटेंट बन सकता है और बनता है, और लोग उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। अब मैंने देखा लोगों में अवेयरनेस आ रही है, लोग ऐसी चीज़ों को पसंद करते हैं कि घर बैठे ही हमें एक चीज़ों का हो जाए। मशवरा मिल जाए किस तरह मेरी डॉक्टर से। कोशिश होती है कि मैं अपने चैनल पे लोगों को घर बैठे ही एक टोटके बताता रहूँ, ताकि उनको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पेश ना आए, लेकिन फिर भी साल में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा आना चाहिए। ऑब्वियसली इस तरह से ही है। तो कोई टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं दांतों को साफ रखने के या बच्चों के दांत टेढ़े ना हो उसको करने के, अगर आप हमारे चैनल पर भी बता दें। बिल्कुल, ये कि ऑर्गेनिक चीज़ें खाएं। रिफाइंड चीज़ें जैसे डबल रोटी वगैरह है, ये दांतों में रह जाती है। दांतों का सबसे बड़ा दुश्मन यही डबल रोटी वाला या चावलों वाला या आलू वाला नशास्ता, ये कार्बोहाइड्रेट है। ओके। ऑर्गेनिक चीज़ें खाएं, फाइबरस चीज़ें खाएं। रात को सोने से पहले सही तरीके से और सही सिलेक्शन के साथ ब्रश करें। मीठी चीज़ें खाएं तो उसके फ़ौरन बाद ब्रश कर लें, या एटलीस्ट कुल्ली ज़रूर कर लें। और अपने दांतों से गैर फितरी काम ना लें, पिन्ने ना खोलें, बादाम ना तोड़ें, सोडे की बोतलें ना खोलें, नेल बाइटिंग ना करें, रात को सोते में दांत ना पीसें। अगर सोते में दांत पीसते हैं तो डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको नाइट गार्ड बनाते हैं सिलिकॉन के, वो पहन के सोएं। और ये कि अपने जिस्म का ख्याल रखें, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। पिन्ने तो मैं रोज़ खोलती हूँ दांतों से। तो मतलब ये हार्मफुल हो सकती है हमारे लिए किस तरह से? होती हैं, हो सकती नहीं है, होती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने दांत हमें खुराक चबाने के लिए दिए हैं, पिन्ने या पत्थर चबाने के लिए नहीं। इसमें मैं बताऊँ, पान छालिया भी आ जाता है। हाँ। छालिया भी एक अननेचुरल चीज़ है, गैर फितरी चीज़ है, पत्थर है। उसको चबाने का, तोड़ने का ना, सबको वो एक बिल्कुल सेटिस्फेक्शन ऐसे। मिलती है। और ओरल कैंसर की सबसे बड़ी वजहों में से एक ये बीटल नट भी है, छालिया भी है। लेकिन सब बहुत सारे लोग इस तरह से हैं जिनको पता है कि इससे ये प्रॉब्लम कॉज हो सकती है, मैं ये कर रहा हूँ तो मेरे दांत खराब हो रहे हैं, सबको सब पता होता है, लेकिन ना ही तो वो विजिट करते हैं डॉक्टर्स के पास, और ना ही उनको होता है कि अब मेरा दांत जो है ना वो जो सेकंड लास्ट स्टेज पे रह गया है, बस अब चला जाऊँ डॉक्टर पे, अब नहीं जाते हैं। अभी कल ही मेरे एक साहब से मुलाकात हुई, उनके दांतों पे दाग थे कुछ, और वो अजीब तरीके से बोल रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या? कहते जी मैंने यहाँ पे पान रखा हुआ है। मैं कहता, तो पान तो बड़ा खतरनाक है। कहते मैं खाता नहीं, मैं तो रखा हुआ साइड पे। मैं को उससे क्या फ़ायदा? जी मेरे दिल को तसल्ली है। अब वो दिल की तसल्ली उनके चीक के लिए नुकसानदेह, उनकी ज़ुबान के लिए नुकसानदेह, उनके मसूड़ों के लिए, उनके दांतों के लिए, मैदे के लिए, लिवर के लिए जब वो गुजारते हैं, यानी कि इस एक छोटी सी जहनी सुकून के लिए आप जो पान नामी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, ये आपके पता नहीं किन किन ऑर्गन्स को डैमेज करता है। नस्वार, उसका भी हम जूस जो है वो करते रहते हैं बहुत सारे लोग, उससे भी हमारे दांत डैमेज होते हैं क्योंकि हमने किसी एक साइड पर ही रखना होता है। मिसवाक का जो यूज़ है ना, बेसिकली वो नस्वार, नस्वार, हाँ जी, नस्वार तो बहुत ही गलत चीज़ है। ओरल कैंसर्स की सबसे बड़ी वजह यही है, पान, छालिया, नस्वार, एक और गुटखा कोई एक आता है हमसाया मुल्क से, और वो केमिकल उसके ऊपर लगा होता है, बड़ा फ्लेवर्ड होता है, और वो लोगों को बड़ा सुकून आता है, एक तरफ के वो सुरूर सा आता है। ये सब चीज़ें वक्ती सुकून के लिए, वक्ती मज़े के लिए, लेकिन इन द लॉन्ग रन दांतों और जिस्म दोनों के लिए बहुत ही खतरनाक है। ठीक हो गया। वीकली रिचुअल कोई बता सकते हैं कि हमें अपने गर्गल्स करने चाहिए, नीम गर्म पानी से अपने दांतों को कुछ करना चाहिए, ऐसा कुछ जो घर में कोई टोटका आसानी से लोग कर सकें? बिल्कुल, हफ्ते में 1 या 2 बार 1 गिलास पानी में 3 से 4 चुटकियाँ नमक डाल दें तो सॉल्ट वाटर बन जाता है। सॉल्ट वाटर की आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, इंतहाई मुफीद है, ये एंटीसेप्टिक है, ये थूक को गाढ़ा होने से बचाता है। गाढ़े थूक से भी दांतों की बीमारियां बनती हैं, मुंह में स्मेल भी आती है। तो जो सॉल्ट वाटर है ये आपके बच्चे कुछ ज़रात को भी बहा के ले जाता है, ये आपके दांतों से एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट भी है, एंटीसेप्टिक इफेक्ट भी है, कुछ जगहों पे एंटी फंगल इफेक्ट भी है, लेकिन इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं, क्योंकि नमक से जो मुंह का एल्कनिटी है वो मुतासर हो सकती है। तो हफ्ते में 1 या 2 बार 1 गिलास पानी में 3 से 4 चुटकियाँ नमक डाल के हल करके उसकी कुल्लियाँ कर लेनी चाहिए, ये मुनासिब है। ठीक हो गया। लास्ट पे कोई पैगाम देना चाहेंगे उन लोगों को जो क्वैक्स के पास जाते हैं, गली मोहल्ले में फिर अभी भी कुछ डॉक्टर्स मौजूद हैं जिनसे वो दांत निकलवाते हैं? क्योंकि कल ही मेरी अम्मी मुझे बता रही थी कि दांत निकलवाने की फ़ीस इतनी ज़्यादा हो रही है, तो साथ वाली आंटी फ़लाँ कोई डॉक्टर बैठता है उसके पास निकलवा कर आई है, 1500 रुपये में दांत निकल गया, वही 8000 रुपये, वही 1500 रुपये। मैंने कहा मैं आपको कुछ नहीं कह सकती हूँ इस बारे में, क्योंकि लोगों की एक मिथ बरकरार हो गई हुई है कि इतने पैसे लग रहे हैं तो अगर इतने पैसों में कम ले रहा है दांत निकलवाना है ना, और क्या है इसमें? मैं इसमें ये आपको रिक्वेस्ट करूँगा अपने तमाम देखने वालों से कि जब किसी डेंटिस्ट के पास जाएं तो 2 बातें, एक तो घर में ही यूट्यूब पे या कहीं नेट पे उसका सर्च कर लें कि उन डॉक्टर की रेपुटेशन कैसी है, उनकी रेटिंग कैसी है जिनके पास वो जा रहे हैं।
या अगर वो नहीं तो किसी अच्छे को। नहीं, क्वैक्स का तो सबको पता होता है, वो खानदानी क्वैक होता है और वो पे बैठा होता है, कब से सालों से बैठा आप होता है यकीन वो। करें क्वैक्स ने अब इतने हुलिये चेंज कर लिए हैं, वो हमसे ज़्यादा अच्छे कपड़ों में बैठते हैं, हमसे Seriously? ज़्यादा उन्हें क्लिनिक अच्छा। डेकोरेट, बंदा जाते इंप्रेस हो जाता है, वाजिब लाइट ये है। उसका हल ये है कि उनसे पूछें दो चीज़ें, अगर आप कुछ शक है कि वो कह के आपने कहाँ से आपने ये सर्टिफिकेशंस जो बिल्कुल हैं। BDS का आपने कहाँ से किया हुआ। दूसरा उनके डेंटल क्लिनिक पे एक डिवाइस है जिसको हम ऑटोक्लेव कहते हैं, जिससे हम इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करते हैं, वो है और वर्किंग है कि नहीं है। अगर वो उस पर आपकी तसल्ली है तो फिर करवाएं, क्योंकि गंदे इंस्ट्रूमेंट से दांतों का इलाज तो आप करवा लेते हैं, लेकिन जो जिन चीज़ों का रिस्क है वो हेपेटाइटिस C है, एड्स है, इन्फ्लुएंजा है, ये वो बीमारियां जो कि गंदे और गैर साफ़शुदा डेंटल इंस्ट्रूमेंट से फैल सकती हैं। बिल्कुल, इस तरह से बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में आने के लिए, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ ही अपनी मुस्कुराहट का बहुत सारा ख्याल रखें और मुस्कुराहट